विश्वविद्यालय छपरा से सादर अनुरोध करूंगी कि सर आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद भारती जी। एक तो स्पीकर तो चले गए हैं, फिर भी सबसे पहले तो मैं इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद को अभिवादन करता हूँ। और हमारे शिक्षक भी आए हैं। इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय और उनके निदेशक डॉक्टर मोहम्मद फैसल अब्दुल्ला के प्रति आभार कि इतिहास के कुछ प्रमुख अध्यायों पर, कुछ प्रमुख विषयों पर, कुछ प्रमुख व्यक्तियों पर ये समय समय पर इस तरह की परिचर्चा का आयोजन करते रहे हैं। श्री निशित वर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा सदस्य, बिहार लोकसभा आयोग, उन्होंने अपने वक्तव्य दिए जिससे काफ़ी जानकारी मिली। उसके पश्चात डॉक्टर अहमद अशफाक करीम, जो चांसलर अली अल करीम विश्वविद्यालय कटिहार, श्री इम्तियाज़ अहमद करीमी, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बिहार लोकसभा आयोग, डॉक्टर सैयद रजा, और हमारे सामने उपस्थित सुनीता मैडम हैं जो वरिष्ठ सहयोगी रही हैं इतिहास विभाग की, बहुत सारे शोधार्थी हैं, छात्र हैं, और सामने बैठे हुए बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय के सभी जो पदाधिकारी कर्मचारी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे तो इनके बारे में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूर्व के वक्ताओं ने बता दिया है, तो मैं उसके बारे में डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। एक बात मुझे बड़ी ही अच्छी लगी कि फांसी क्या जिंदगी का अंत होता है। मैं समझता हूं कि आज़ादी के आंदोलन में जितने लोगों ने भी बलिदान दिया, वो फांसी के बाद उनकी जिंदगी और बढ़ गई। फांसी यदि नहीं होती तो शायद हम उतना याद नहीं करते। और इस संबंध में मुझे बार बार एक महान व्यक्तित्व की याद आती है जिन्होंने असेंबली में बम फेंका था, बटुकेश्वर दत्त। उनके साथ थे भगत सिंह। तो असेंबली बम केस में तो आजीवन कारावास की काला पानी की सजा हुई थी, और भगत सिंह को जो फांसी हुई वो सैंडर्स मर्डर केस में हुई। आप में से शायद बहुतों को नहीं पता होगा कि बटुकेश्वर दत्त मूलतः बिहार के ही रहने वाले थे, और आज़ादी के बाद लगभग उनको भुला दिया गया था। 1965-66 में जब यहाँ के किसी अखबार में उनको PMCH में एक वार्ड में सा टीबी हो गया था, तो जब तस्वीर छपी तब हलचल मचा, तब उनको दिल्ली एम्स के इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन वो बहुत दिन सर्वाइव नहीं किए। तो फांसी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनको एक तरह से जिंदगी भी देती है, और ये विडंबना है कि जो जिंदा रह जाते हैं उनको हम लगभग भुला देते हैं। एक बात इनके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि बिहार में जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पर यदि स्वतंत्र कार्य हुआ है तो मुख्यतः कुंवर सिंह और अमर सिंह पर केंद्रित रहा है। पीर अली एक छोटे से चैप्टर के तौर पर ही आए हैं। श्रीकांत जी ने प्रयास किया था और एक बुकलेट निकाला था जो बड़ी चर्चित हुआ था, और फिर उसमें जिन शहीदों के नाम थे तो पटना कलेक्टर के रेजिडेंस के सामने शहीद पीर अली पार्क है जहाँ पर सारा शिलापट लगा। इतिहास में हम जब किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं तो न केवल उसके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, बल्कि उसको उसके तत्कालीन समय और संदर्भों में मूल्यांकन करना जरूरी हो जाता है। 1857 के विद्रोह के जो प्रमुख नायकों को हम देखेंगे तो उनमें एक ऊपरी तौर पर या सतही तौर पर एकजुटता का अभाव दिखाई देता है। लगता है कि सभी अपने अपने उद्देश्यों के लिए अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन जब समग्रता में हम देखते हैं तब हमें वीर सावरकर की जो प्रसिद्ध किताब है इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसकी प्रासंगिकता समझ में आती है कि किस कारण से उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, और बाद के इतिहासकारों ने उस बिंदु को उठाकर ये कहने की कोशिश की, भले ही वो अलग अलग अपने उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन कम से कम तत्कालिक तौर पर उनमें एक समझ बन रही थी कि हम लोग का कोई ना कोई एक कॉमन दुश्मन खड़ा हो रहा है।
और ये जो प्राइमरी कंट्राडिक्शन सबको लगा कि नहीं हमारा प्राइमरी कंट्राडिक्शन ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता है, और तब उनको में एकजुटता के सूत्र बनने की बात नजर में आती है। क्योंकि आप देखिए कि कम्युनिकेशन शुरू हो रहा है, बहादुर शाह जफर को यदि नेतृत्व सौंपा जा रहा है तो इसी कॉमननेस के एजेंडे के तहत सौंपा जा रहा है। और बिहार के कुंवर सिंह की चर्चा आप उनके लॉन्ग मार्च से समझ सकते हैं, वो कानपुर तक गए और फिर वहां से लौट के आते हैं। तो यानी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जो लिमिटेशंस था इसके पहले के आंदोलनों में, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी राज की सत्ता निष्कंटक रही है। जैसे ही स्थापित हुआ 1765 के बाद जो बिहार बंगाल का दिवाली मिला और फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1772 के बाद से आप देखते हैं कि कम से कम इस पूर्वी भारत में, खासकर बिहार बंगाल उड़ीसा में उनका पॉलिटिकल पावर के तौर पर उनका डेवलपमेंट हो रहा है। और उसी समय से उनके खिलाफ विद्रोह भी हो रहा है। फतेह बहादुर शाही, तमकोही, गोरखपुर, उनका विद्रोह आप देख लीजिए। पहाड़िया लोगों का संथाल परगना, वहाँ विद्रोह हो रहा है। सन्यासी विद्रोह हो रहा है बंगाल में, जिस पर आनंद मठ की प्रसिद्ध रचना हुई है। कोल लोग विद्रोह कर रहे हैं, संथाल विद्रोह कर रहे हैं। यानी अलग अलग, केवल हम अपने इलाकों की बात करें, बाकी दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत को छोड़ दें, तो इस इलाके में भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हो रहे थे। लेकिन कोई ऐसा एकजुट प्रयास जिसमें कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के ढांचे को सही समझ सके, वैसा नहीं हो रहा था। तो इस स्वतंत्रता संग्राम में वो शहीद पीर अली हों, अन्य जो लोग भी हैं, उन्होंने कम से कम एक प्राथमिक तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। और इसीलिए ये जो पूरा घटनाक्रम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता, ये हमारे इतिहास में, खासकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और उसमें शहीद पीर अली एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं कि व्यक्तित्व हैं, जिनका समग्रता में अध्ययन किया जाना जरूरी है। आमतौर पर आप देखिएगा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो धारा रही है, तो बहुत से जो औपनिवेशिक इतिहासकार हैं वे आरोप लगाते हैं कि ये अपने अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे हैं। आज़ादी के बाद भी अनिल सिंह को देख लीजिए, चाहे गेलगर को देख लीजिए, ये कहते हैं कि अपने अपने निजी स्वार्थों के लिए लड़ रहे हैं, सत्ता की प्राप्ति के लिए लड़ रहे हैं। और उनमें नेशनल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो सेक्टेरियन और रीजनल, यानी कि सांप्रदायिकता के तत्वों को हाईलाइट कर रहे हैं, क्षेत्रीयता के तत्वों को हाईलाइट कर रहे हैं, और उसके द्वारा जो राष्ट्रीय चरित्र है उसको निगेट करने की या उसको निषेध करने की कोशिश किया जा रहा है। ये हमें समझना होगा कि जब भी कभी कहीं भी दुनिया के इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है तो कहीं न कहीं उसका एक सांस्कृतिक तत्व होता है। जैसे एक अफ्रीका के एक कंट्री है, वहाँ के एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे अमीलगर काबराल, उन्होंने किताब अपनी लिखी है, मेमोइर्स आप कह सकते हैं, यूनिटी एंड स्ट्रगल, जिसमें उन्होंने चर्चा किया है कि किसी भी देश का राष्ट्रीय आंदोलन जहाँ पहले से पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं है राष्ट्र का, वो कहीं न कहीं सांस्कृतिक तौर पर अभिव्यक्त होगा। और जब भारत जैसे बहुभाषी, बहुधर्मी, विविधता वाले क्षेत्र हैं, तो कहीं न कहीं सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के, सांस्कृतिक पहचान को लेकर के जब आंदोलन होगा, तो उसको विरोधियों के द्वारा एक सेक्टेरियन आइडेंटिटी या क्षेत्रीय आइडेंटिटी के तौर पर ही चिन्हित किया जाता है। यहाँ पर भी बहुत लोगों ने वहाबी आंदोलन और इसको एक धार्मिक कैरेक्टर से तौर पर देखने की कोशिश की है। लेकिन उसी 1857 संग्राम के दरमियान ही आप देखिएगा, जैसे आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन है, आजमगढ़ का घोषणा पत्र, इसका उसको देखिएगा तो वहाँ पर एक बात हो रही है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, हमको मिल करके कॉमन एनिमी यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को पहचानने की एक झलक प्राथमिक तौर पर दिखाई देती है, जो उसके पहले हम कहीं किसी में नहीं देखते। यहाँ पर मैं पीर अली के जो लेटर्स थे, जो कलेक्शंस प्रकाशित हुआ है खुदाबख्श लाइब्रेरी से, मैं उसके एक पंक्ति को कोट करना चाहूँगा। I think we should not disagree, क्योंकि अंग्रेजी में मुझे कोट मिला है। I think we should not disagree with any caste, not even Hindus. Rather, we should try and get our work done. And in disagreeing, there will arise groundless disputes. यानी हमको मिलजुल करके काम करना है। यदि हम डिस्प्यूट पर बात करने शुरू करते हैं कि क्या मतभेद है, तो इतने सारे मतभेद उभरेंगे कि हमारी जो उद्देश्य है वो पराजित हो जाएगी। यानी ये आपको देखिए कि आंदोलन के दरमियान ही इस तरह की बात उभर रही है, कोरस्पोंडेंस में उभर रही है। तो इन चीज़ों पर हमको ध्यान देना होगा कि जब भी हम मूल्यांकन करें तो
जो आलोचना के तत्व है उसको कैसे हम काउंटर आर्गुमेंट हम दें, उसके खिलाफ दें कि ये सेक्टेरियन और रीजनल भले ही ऊपरी तौर पर दिखाई देता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं उसमें एक राष्ट्रीयता के, एकता के तत्व भी दिखाई पड़ते हैं। और ऐसा नहीं कि फ्रीडम फाइटर्स जो उस समय के थे इन चीज़ों को नहीं समझ रहे थे। यदि मैं एक पुस्तक की चर्चा करूं जो मुझे बहुत ही प्रिय पुस्तक है, यदि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझना है इस संदर्भ में, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बड़े फ्रीडम फाइटर थे। उनकी एक किताब है नेशन इन द मेकिंग। उसमें उन्होंने कहा था कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर उदित हो रहा है, और ये 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में लिख रहे हैं ये किताब। उस समय तक भी ये मान रहे हैं कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर उदित हो रहा है, जग रहा है। यहाँ पर एक प्रश्न बार बार मन में उठ खड़ा होता है, जो हमारे शोधार्थी हैं बैठे हुए वो भी सोचते होंगे कि क्या भारत एक राष्ट्र नहीं था। यह प्रश्न बड़ा मौजूद है आज के संदर्भ में भी। तो निश्चित तौर पर भारत की एक पहचान थी, एक ज्योग्राफिकल एंटिटी के तौर पर। कल्चरल, आप देखिए कि कल्चरल यूनिटी जरूर था, चाहे चारों धाम की बात की जाए या इस इलाके के लोगों का एक पहचान था। यही कारण है कि सिकंदर भी आया तो इंडिया पर आक्रमण की बात हो रही है, मेगासनीज, इंडिका, उसकी पुस्तक का नाम दिया गया। यहाँ तक कि कालीकट दक्षिण भारत में जब वास्को डी गामा आता है तो वो भी कहता है इंडिया पहुंचा, यानी इंडिया के तौर पर पहचान थी। और पूरे रोमन लिटरेचर में जो यहाँ से व्यापार हो रहा था तो इंडिया के नाम से ही हो रहा था। तो ऐसा नहीं कि हमारी पहचान नहीं थी, हमारी पहचान थी, लेकिन एक राजनीतिक तौर पर जब हम मानते हैं कि जो मॉडर्न नेशन स्टेट है उसके तौर पर हमारी पहचान इस ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता से संघर्ष के दरमियान हुई है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज भारत के किसी हिस्से पर यदि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी हमला करता है, शायद हम लोग कभी कारगिल अगर अटैक नहीं होता तो नाम भी नहीं सुनते, लेकिन वहां पर जब कारगिल पाकिस्तानी फोर्स आए तो हमारे अंदर बेचैनी थी, गुस्सा था। चीन कहीं हमारे इलाके में घुस आता तो हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है। ये जो राजनीतिक पहचान बनी है एक देश के तौर पर, एक मॉडर्न नेशन स्टेट के तौर पर, जिसमें कहीं ना कहीं इन फ्रीडम फाइटर्स का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको हम लोगों को समझना चाहिए। और क्योंकि मैं फैक्चुअल डिटेल्स जो पहले बोला जा चुका है, मैं उस पर नहीं चर्चा करते हुए सिर्फ एक और चीज कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय आंदोलन, मैं पीर अली के बहाने समझिए कि इन सब मुद्दों पर चर्चा कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी प्रासंगिक है, और जो विद्यार्थी है वो भी इन सब चीज़ों पर सोच सकते हैं। और फिर मैं पीर अली और 1857 की स्वतंत्रता के में कुछ सोर्सेज की बात करूंगा जिसको कि देखा जाना चाहिए। लास्ट में नेशन क्या है, यह एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, यानी क्या एक स्थिर विचारधारा है, या भी एक ऑर्गेनिक है। और नेशन को परिभाषित करने की कोशिश आज़ादी के दरमियान भी कई एक तरीके से कोशिश की। ऐसा नहीं कि जब राष्ट्र शब्द आ रहा है तो उस समय सभी लोगों ने मान लिया कि हम एक राष्ट्र नहीं, उस समय भी उसके तत्वों को परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है। और उसी दरमियान जो आइडियाज निकल रहा था यूनिटी डाइवर्सिटी की, और इस संबंध में मैं एक नाम सर सैयद अहमद खां का लेना चाहूँगा कि जब उन्होंने कहा था कि भारत एक खूबसूरत प्लेट है सलाद का, और ये मुझे बहुत ही अपील करता है। सलाद में सभी अपनी अपनी पहचानों के साथ सुरक्षित होते हैं, चाहे फ्रूट हो, चाहे खीरा हो, टमाटर हो, प्याज हो, उनकी पहचान खत्म नहीं होती है। लेकिन जब मिला जुला करके कहते हैं प्लेट ऑफ सलाद, तो भारत में भी पहचान अलग अलग तरह के हैं। उन पहचानों को में जो खास करके खतरा रहता है कि अगर एक बड़े पहचान में जाते हमारी अपनी पहचान कहीं खो न जाए, तो कौन सी ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनमें कि कौन से ऐसे पहचान का इकाई बन सकता है जो हमारी अपनी पहचान को भी सुरक्षित रखे और साथ ही एक राष्ट्रीय पहचान को भी एक नया आयाम दे। तो वो मुझे ये उदाहरण बड़ा अलग करता है। और फिर पहले तो दूरदर्शन पर बहुत सारे आते थे इस तरह के राष्ट्रीय मिले सुर मेरा तुम्हारा, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय संदर्भों में बताने वाला सबसे अच्छा गीत दूरदर्शन पर एक समय खूब बजता था। तो आज हम 1857 संग्राम और पीर अली के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीयता के जब
तत्वों को तलाश करते हैं तो हमें इन महापुरुषों की जिंदगी को देखना होगा, कैसे उनमें बदलाव आ रहा है और कैसे इनके त्याग और बलिदान ने आने वाले समय में राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई पहचान दी, एक प्रेरणा दिया। तो उनके कार्यों की प्रासंगिकता सिर्फ उन्हीं के जीवन काल में नहीं है बल्कि जीवन काल के बाद भी है, और हमें उनसे प्रेरणा लेने की आज जरूरत है कि कैसे हम एक होकर के एकजुटता के साथ आगे बढ़ें और जो विकसित भारत 2047 का सपना है उसको पूरा करें। और उसमें जो राष्ट्रीयता की जो भावना है उसका महत्वपूर्ण स्थान है कि हम अलग अलग केवल बढ़ने को नहीं सोचें बल्कि सबको लेकर के बढ़ने की सोचें। और अंत में जिस सोर्सेज की 1857 में सबसे कम नहीं के लगभग देखा गया और आज इंटरनेट की सुविधा के चलते उपलब्ध है, उसमें आपको कुछ न्यूज़पेपर्स आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स ऑफ इंडिया है, इंडिया मेल है, ये जो ब्रिटिश इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में है वो नेट पर भी उपलब्ध है, आप उनको सर्च करना पड़ेगा। फिर एक क्रॉनिकली अमेरिका करके अमेरिकन न्यूज़पेपर आर्काइव्स है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का, उसमें आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई पेमेंट की जरूरत नहीं है। और वहाँ के अमेरिकन अखबारों में केवल आप उसमें सर्च का सबसे अच्छा है कि आप पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें टाइप कीजिए, इंडिया कर लीजिए। मुझे उसी में कुंवर सिंह के बारे में मिल गया था, जो गोरखपुर में अमर सिंह का जो डेथ हुआ था उसका वो न्यूज पेपर कटिंग्स मिल गया था गोरखपुर में, फरवरी 58 का। तो इस तरह से ये सोर्सेज हैं नहीं देखे गए। और बाकी बिहार राज्य लेखाकार में भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनको देखने की जरूरत है। और जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि अब जो डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड्स रूम से हैं उससे भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर के होकर के आ रहे हैं, जैसा कि इनका प्रयास रहा है हमारे डायरेक्टर साहब का। उनको आप देखिएगा तो जैसे आरा से जो रिकॉर्ड्स आएंगे अगर उस पीरियड के हैं उसमें आपको विस्तृत जानकारी, क्योंकि आरा एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, पटना के बाद सबसे बड़ा सेंटर 1857 का आरा ही था। तो वो सब रिकॉर्ड से आप इस इतिहास को एक नए ढंग से देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग पीर अली को केंद्र में रख करके बिहार में 1857 के आंदोलन पर एक काम करें। बहुत बहुत आभार आपका।